नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज दूदू। मैं आपको प्लेटो पढ़ा रही थी और प्लेटो के सारे सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। लास्ट मैंने दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य के बारे में आपको बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद के बारे में प्लेटो क्या कहता है और आधुनिक साम्यवाद से वो किस तरह से भिन्न है, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लेटो के अनुसार साम्यवाद क्या है? क्योंकि प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना कर रहा था और एक आदर्श शासक या दार्शनिक शासक के बारे में बता रहा था कि एक दार्शनिक शासक होगा और एक आदर्श राज्य समाज में स्थापित होगा। उस आदर्श राज्य में सारे तरह की खूबियाँ होंगी, ऐसी वो कल्पना करके चलता है। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना में एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया है, जिसे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्लेटो के अनुसार साम्यवाद के बिना व्यक्ति का विवेक खो जाता है और वह रक्षक की बजाय भक्षक बन सकता है। तो प्लेटो ने अभिभावक वर्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए दो तरह के साम्यवाद के सिद्धांत दिए हैं। पहला है संपत्ति का सिद्धांत और दूसरा है या संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। अब ये किस तरह से क्या काम करेंगे, किस तरह से व्यवस्था होगी समाज में, कौन व्यक्ति क्या करेंगे या साम्यवादी व्यवस्था को किस तरह अपनाया जाएगा, उस बारे में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। पहला हम जो सिद्धांत ले रहे हैं वो है संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद उसने जो उसकी पुस्तक है रिपब्लिक उसमें दिया है और इस बारे में वो कहता है कि पहला तो ये कि उनके पास उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी कि जीवन यापन के लिए नितांत आवश्यक होती है। दूसरा, उनके पास घर, भंडार या भंडारगृह नहीं होना चाहिए जहां व्यक्तियों का प्रवेश निषेध हो। उन्हें उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना कि उनकी वर्ष भर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उन्हें सामान्य भोजनालय में भोजन करना चाहिए और सामान्य आवास में रहना चाहिए। उन्हें सोने चांदी का उपयोग या स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसी में उसकी और राज्य की भलाई होती है। किंतु यदि कभी इस व्यवस्था के विपरीत उन्होंने धन या भूमि एकत्रित कर ली तो उनका पतन हो जाएगा। किंतु यदि कभी इस व्यवस्था के विपरीत उन्होंने धन और संपत्ति, वो कह रहा है कि धन संपत्ति अगर एकत्रित कर ली तो वो व्यवस्था का विनाश कर देगी, स्वार्थ की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा और अन्य नागरिक जो है समाज के उन पर अत्याचार करने लग जाएगा और इस तरह वे घृणा के पात्र बन जाएंगे। जबकि वो कह रहा है कि आदर्श शासक जो है उसमें सारे तरह की खूबियाँ होनी चाहिए। अगर उनको संपत्ति का अधिकार दे दिया जाएगा तो वो समाज में घृणा के पात्र बन जाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि वे प्रशासक लोग जन साधारण से डरने लगेंगे और इस तरह वे राज्य को पतन की ओर ले जाएंगे। दूसरा प्रकार का जो साम्यवाद है वो उसके बारे में वो कह रहा है, दूसरा जो साम्यवाद है वो है पत्नियों का साम्यवाद और उसके बारे में प्लेटो कहता है कि दूसरा जो आधार है वो है पत्नियों का साम्यवाद, जिसके अनुसार उसने शासक वर्ग के लिए व्यक्तिगत आधार पर परिवार की व्यवस्था का विरोध किया है या निषेध किया है। वो ये कहता है कि व्यक्ति जो शासक कर रहा है उसका परिवार नहीं होना चाहिए, उसकी पत्नी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसने कहा है कि सामान्य पत्नियों वाले सम्मिलित परिवार होने चाहिए। जैसा कि सेबाइन ने कहा है, एथेंस में स्त्रियों का कार्य केवल घर चलाना और बच्चों का पालन पोषण करना ही नहीं था, बल्कि प्लेटो के अनुसार यह अनुचित था क्योंकि इससे राज्य में आधे भावी संरक्षकों की सेवाओं से वंचित हो सकता है राज्य। प्लेटो कहता है कि पशु जगत में जिस प्रकार एक मादा कुतिया नर कुत्ते से अधिक होशियारी से चौकीदारी कर सकती है। देखिए कैसा उदाहरण दे रहा है वो कि जिस तरह से जानवरों में एक मादा कुतिया नर कुत्ते से अधिक होशियारी से चौकीदारी कर सकती है, उसी प्रकार स्त्रियां भी पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे या कमज़ोर नहीं होती। आप देखिए कितनी खूबी, मतलब कितनी खूबी से वो बता रहे हैं साम्यवाद के बारे में। इसीलिए
प्लेटो स्त्रियों को घरेलू कार्यों से मुक्त करके उन्हें शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था। इसीलिए वह शासकों के स्थायी विवाह नहीं करना चाहता था, बल्कि अस्थायी विवाह का समर्थक था, ताकि वे संतान उत्पत्ति कर सके। इस प्रकार प्लेटो पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों की राज्य सेवा लेने के लिए उन्हें गृहस्थी के बंधन से मुक्त रखना चाहता था, ताकि अभिभावक गण व्यक्तिगत परिवार के कुप्रभावों से मुक्त हो सके और पुरुषों के समान स्त्रियां भी शासन संचालन की अधिकारी बन सके और उत्तम संतान की प्राप्ति कर सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्लेटो एक ऐसी व्यवस्था चाह रहे थे, ऐसा राज्य बनाना चाह रहे थे जिसमें वो ये कहते हैं, क्योंकि वो शिक्षा का अधिकार भी स्त्रियों को देते हैं, वो शासन व्यवस्था का अधिकार भी स्त्रियों को देते हैं। मतलब स्त्री और पुरुष में किस तरह का जेंडर बायसनेस उनमें नहीं मिलता, या किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते कि स्त्रियां हैं तो वो कमज़ोर हैं, चाहे बायोलॉजिकली कह लीजिए या साइकोलॉजिकली कह लीजिए या किसी भी स्तर पर कह लीजिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर से किसी भी तरह वो स्त्रियों को बराबर मानकर चलते हैं और समाज में उसी तरह की भूमिका देना भी चाहते हैं। इसलिए उन्होंने परिवार और संपत्ति का साम्यवाद की व्यवस्था दी थी, क्या ताकि जो संयुक्त परिवार में जितने सारे के कुप्रबंधन हो जाते हैं या डीमेरिट्स उत्पन्न हो जाती हैं, या समाज में जो जॉइंट फैमिलीज है, संयुक्त परिवार है, उसमें एक दूसरे के प्रति एक जेलसी की भावना भी हो जाती है, काम को लेकर के हो सकती है या संपत्ति को लेकर के हो सकती है, भाई भाई में झगड़ा हो सकता है। तो उन सब दुविधाओं से मुक्त रखने के लिए प्लेटो ने ये सिद्धांत दिया है, और वो ये कहता है कि स्त्रियों को भी उतनी ही जिम्मेदारी से शासन व्यवस्था में अपना भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो इस सिद्धांत का स्वरूप बताते हुए कहता है कि अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नी होंगी और उनकी संतान भी सबकी समान रूप से संतान होगी। तो माता पिता अपनी संतान को न तो जान सकेंगे और न ही संतान अपने माता पिता को जान सकेगी। मतलब किसी भी स्त्री से कोई भी पुरुष संबंध रख सकेगा और अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए वो किसी अच्छी स्त्री के साथ रह सकेगा, संतान उत्पत्ति कर सकेगा, लेकिन किसी का भी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी, कोई दायित्व नहीं होगा। कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए ये क्लेम नहीं करेगा कि भाई ये मेरे पेरेंट्स है तो इनको ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि समाज में किसी को भी ये पता नहीं होगा कि वो किसका बच्चा है और या किसकी पत्नी है। तो इस तरह का एक व्यवस्था प्लेटो देना चाह रहे हैं। अब उसकी इस जो साम्यवाद है उसकी क्या विशेषताएं हैं मेनली। तो नंबर 1 है कि साम्यवादी व्यवस्था का संबंध केवल शासक और सैनिक वर्ग से ही था, उत्पादक वर्ग से नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है बच्चों, जो आपको समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इस व्यवस्था का आधार मनोवैज्ञानिक है, यानी कि अभिभावकों को परिवार और संपत्ति के प्रति महत्वहीन बनाया है, जिससे कि वे कर्तव्य मार्ग से भ्रष्ट ना हो जाएं। तीसरा है अभिभावकों के लिए इसमें संपत्ति और परिवार का निषेध किया गया है। इनके आवास व भोजन की व्यवस्था भी राज्य की तरफ से ही की जानी है। चौथा पॉइंट है कि इसमें ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें विवाह न करने पर भी संरक्षक स्त्री और पुरुष मिलकर श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर सकें और स्वतंत्र यौन संबंध बना सकें। पांचवा पॉइंट है कि इस व्यवस्था का आधार आर्थिक न होकर के राजनीतिक था। माने वो सारा, क्योंकि आदर्श राज्य स्थापित करना चाह रहे थे, तो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वो इस तरह की व्यवस्था को लाना चाहते थे। अब प्लेटो का जो ये साम्यवाद है, मोटे रूप से आपको ये समझना है कि जो संपत्ति है वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होगी। जो स्त्री है उस पर व्यक्तिगत किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा, न किसी तरह का दायित्व होगा, न किसी तरह की जिम्मेदारी होगी, या जिसको हम कहते हैं कि लायबिलिटी नहीं होगी, उत्तरदायित्व नहीं होगा किसी का भी किसी के प्रति। तो एक ऐसी व्यवस्था वो देना चाह रहे थे। अब आधुनिक साम्यवाद से प्लेटो का साम्यवाद किस तरह से भिन्न है, उसमें क्या अंतर है, तो दोनों में समानताएं देखते हैं पहले, और फिर मैं बताऊंगी कि दोनों में क्या क्या अंतर है या असमानताएं क्या क्या है। पहले हम समानता की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो है, दोनों का ही लक्ष्य न्याय द्वारा वर्ग संघर्ष को दूर करना है, ताकि राज्य में एकता और सामाजिक भाईचारा
स्थापित किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और व्यक्ति की तुलना में राज्य को प्रधानता देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्लेटो व आधुनिक साम्यवाद दोनों ही राज्य के हित में व्यक्ति के स्वार्थों की प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक समझते हैं। माने दोनों का ही उद्देश्य यह है कि व्यक्ति पर आवश्यक नियंत्रण स्थापित किया जा सके ताकि व्यक्ति राज्य से ऊपर न बन पाए। चौथा है कि दोनों ही सार्वजनिक और सामाजिक हित में व्यक्ति का हित करना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट है कि दोनों राज्य में शक्ति और पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समाप्त करना चाहते हैं। मतलब शक्ति का संघर्ष या पदों का संघर्ष, जैसे वर्तमान में अगर आप देखें तो अभी आपने जो कुछ राजस्थान में हुआ उसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे बाड़ेबंदी कर ली गई या पैसा दिया गया या एमएलएस खरीदे गए, ये इस तरह की जो विचार, इस तरह की जो मीडिया में आ रहा था, उस तरह का जो ये एक प्रतियोगिता है, आर्थिक प्रतियोगिता इसको बोलते हैं, वो समाप्त करना चाहता था। वो ये उद्देश्य लेकर चल रहा था कि इस तरह का किसी कोई वजह समाज में उत्पन्न न होने पाए, ताकि ऐसी जो प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता जो एक दूसरे को नीचा गिराने की सोच है, एक दूसरे से आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की सोच है, सत्ता हथियाने की सोच है, वो सारी की सारी जो सोच है उससे वो आगे या अलग रहना चाहता था या उससे उनको मुक्त रखना चाहता था। छठा पॉइंट है कि दोनों राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार जैसा कि मैक्सी ने लिखा है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। तो ये थोड़ी सी जो 2-4-5 पॉइंट्स की जो समानताएं हैं वो आपको साम्यवाद में और आधुनिक साम्यवाद में देखने को मिलती हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वर्तमान जो समाजवाद है उसमें और प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें क्या असमानताएं हैं या क्या अंतर हैं। पहला पॉइंट है कि प्लेटो के साम्यवाद का दृष्टिकोण आध्यात्मिक, निराशावाद, विरक्ति मूलक है, जिसमें मानव मस्तिष्क तथा नैतिक पहलुओं पर ही आग्रह है। मतलब ये जो मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स या साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात वो कर रहा है, जो बहुत सारे वैल्यूज़ पर डिपेंडेंट है, बहुत सारे वैल्यूज़ को वो देख के मान के चलता है कि ये व्यक्ति में होगी। इसके विपरीत आधुनिक साम्यवाद में दृष्टिकोण भौतिकवादी, क्रांतिकारी और प्रगतिशील है। भौतिकवादी इसलिए है क्योंकि आप वर्तमान समाज को देख रहे हैं तो भौतिकता पर बहुत ज़्यादा फोकस है, टेक्नोलॉजी पर इतनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो ऐसे समाज में जब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल जब समाज में आ रहा है, तो उस परिदृश्य में हम प्लेटो का जो साम्यवाद है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान में भौतिक द्वंद्ववाद जो है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कह सकते हैं उसको, जो उस पर वो विश्वास रखता है, किसी आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं रखता आधुनिक साम्यवाद। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि प्लेटो का साम्यवाद केवल शासक और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक वर्ग को इससे अछूता रखा गया है, दूर रखा गया है, या उन पर यह साम्यवाद लागू नहीं किया गया है। किंतु आधुनिक साम्यवाद में किसान और मजदूर वर्ग के लिए भी साम्यवादी योजनाएं हैं। जैसे अगर मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो मार्क्स का जो साम्यवाद है वो पूरा फोकस ही मजदूरों पर करता है। उसका जो सर्वहारा वर्ग का जो तंत्र है जो विकसित किया है उसने, आप उसके सिद्धांत देखेंगे तो आप सारे के सारे जो सिद्धांत हैं वो बेसिकली पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग के आपसी संबंधों पर ही डिपेंड करते हैं। तो अगर हम उससे तुलना करेंगे तो भी प्लेटो का जो साम्यवाद है वो डिफरेंट प्रतीत होगा आपको। तो ये वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए है। तो उसमें और आधुनिक साम्यवाद में यही असमानता है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल शासक वर्ग या सैनिक वर्ग तक सीमित है, उसमें उत्पादक वर्ग को कोई रोल नहीं दिया गया है, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है उसमें पूरी सोसाइटी पर फोकस किया गया है, क्योंकि इस तरह के कोई वर्ग का विभाजन अभी नहीं है। और समाज के जो शोषित वर्ग, जिसको मार्क्स कहता है कि जो मजदूर वर्ग है वो बेसिकली शोषित वर्ग है, और जो शासक वर्ग है वो शोषक वर्ग कहता है वो। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता लगेगा।
तीसरा पॉइंट है कि प्लेटो के साम्यवाद में वर्ग निहित है, जबकि साथ ही इसमें राज्य का भी लोप नहीं होता। मतलब वो वर्ग की भी एक कल्पना कर रहा है और राज्य का लोप भी नहीं होने दे रहा। आधुनिक समाजवाद में या साम्यवाद में वर्ग विहीन समाज की व्यवस्था है। आधुनिक जो अगर मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो वो एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना के लिए साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। चौथा पॉइंट है कि प्लेटो के साम्यवाद में सामाजिक परिवर्तन तार्किक ढंग से होता है, जबकि भारतीय साम्यवाद में सामाजिक परिवर्तन को एक ऐतिहासिक अनिवार्यता माना गया है। माने ये जरूरी है कि जैसे जैसे समाज का विकास होगा वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन भी सोसाइटीज़ में आएंगे ही। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटो का साम्यवाद एक राजनीतिक और दार्शनिक साम्यवाद है, जबकि आधुनिक साम्यवाद केवल आर्थिक साम्यवाद है। मतलब आर्थिक तंत्र की एक व्यवस्था है जो वर्तमान साम्यवाद है वो, जबकि प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक भी है और दार्शनिक भी है। दार्शनिक इसलिए है क्योंकि वो कल्पना पर आधारित है, आदर्शवाद पर आधारित है। छठा पॉइंट है कि प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति और परिवार दोनों पर सामूहिक उत्तरदायित्व या स्वामित्व की व्यवस्था है, जबकि आधुनिक साम्यवाद केवल पूंजी के ही सामूहिक उत्तरदायित्व की बात या स्वामित्व की बात करता है। प्लेटो का साम्यवाद उच्च वर्ग को प्राथमिकता देता है, जबकि जो कि कुलीन तंत्र का पोषक है वहाँ दूसरा इसका विरोध करता है। अगर हम आधुनिक साम्यवाद की बात करें तो वो कुलीन तंत्र को धनिक तंत्र भी कह सकते हैं बच्चों। धनिक तंत्र का मतलब यह है जिस भी व्यक्ति के पास पैसा है, पावर है, वो ही समाज में शासक को प्रभावित करेगा या शासन में प्रभावी भूमिका निभाएगा, लेकिन ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। प्लेटो का साम्यवाद सुधारवादी है, जबकि आधुनिक साम्यवाद क्रांति के माध्यम से परिवर्तन लाने का पोषक है। प्लेटो का साम्यवाद एक राज्य तक ही सीमित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद संपूर्ण विश्व में साम्यवाद फैलाना चाहता है, अतः इसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। अब मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि प्लेटो का जो साम्यवाद है या प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसकी जनसंख्या ही बहुत छोटी सी उसने रखी थी। मैंने बताया था आपको कि 1050 लोगों का एक ग्रुप है जिसको वो राज्य कहता है। अब आधुनिक साम्यवाद जो है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है पूरा, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन के युग में रह रहे हैं, भूमंडलीकरण के युग में रह रहे हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे युग में, ऐसे समय में ऐसी कल्पना करना व्यर्थ प्रतीत होती है। तो ये दोनों बहुत सारे डिफरेंसेस आपको समझने चाहिए, देखने चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक आलोचनाएं क्या हैं। हम अभी इस समय में प्लेटो की किन आधारों पर आलोचना कर सकते हैं। तो पहला है कि अरस्तु ने कहा है कि प्लेटो के साम्यवाद की काफ़ी आलोचना, अरस्तु ने बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। उसकी आलोचना का सबसे बड़ा आधार यह है कि प्लेटो ने मानव पद्धति का बड़ा अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक अर्थ लिया है। वास्तव में व्यक्ति एक उद्देश्य है और राज्य उस उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है। माने व्यक्ति को वो गौण कर रहा है, राज्य को प्रभावी कर रहा है, जबकि आधुनिक साम्यवाद में राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। तो आपको इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। उसकी संपत्ति व परिवार संबंधी साम्यवाद केवल कोरी कल्पना मात्र है। मैंने आपको बताया कि वो एक आदर्श राज्य की कल्पना मात्र करता है, क्योंकि इससे पारिवारिक जीवन काफ़ी, जो उसने पद्धति दी है, जो उसने विचार दिया है, उसके हिसाब से तो पारिवारिक जीवन बिल्कुल छिन्न भिन्न सा ही हो जाएगा, जैसा आप समझ सकते हैं। क्योंकि किसी की भी पत्नी किसी की पत्नी नहीं है, किसी का भी बच्चा किसी का बच्चा नहीं है, यानी कि सबका बच्चा है, सबकी पत्नी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर वर्तमान में आएगा तो समाज की जो व्यवस्था है वो एक तरह से छिन्न भिन्न हो सकती है। थर्ड पॉइंट है कि प्लेटो की विवाह सुधार योजना के अनेक पक्ष हैं। एक विवाह सुधार योजना भी उन्होंने दी थी। वास्तव में भी स्त्रियों के उद्धार की योजना से काफ़ी लोगों को सहानुभूति हो सकती है, किंतु योजना के मूल में जो तर्क दिए गए हैं वे सदैव विरोधाभास पैदा करते हैं। स्त्री का स्त्रीत्व कोई अलग थलग चीज़ नहीं होकर प्रकृति से परिवार का प्राण होना चाहिए
और इस बात की भूल परिवार को ही नष्ट कर देगी। ये समझना कि स्त्री केवल बच्चे उत्पन्न करने के लिए है या उस पर किसी का भी स्वामित्व हो जाएगा, तो ये सोचना भी परिवार को समाप्त करने जैसा ही है। विचित्र बात तो यह है कि प्लेटो इसका मूल्य चुकाने को भी तैयार है। प्लेटो ने स्त्रियों के स्वाभाविक कार्यों जैसे शिशुओं का पालन पोषण करना, मातृत्व का गुण, ये सब की उपेक्षा ही कर दी है। माने स्त्री काम करने वाली है, पढ़ने वाली है, सब कुछ शासन करने वाली भी है, लेकिन उससे परे वो बच्चों का पालन पोषण करने वाली भी है, वो मातृत्व से भरी भी है। उसमें बहुत सारे गुण प्रकृति ने ही ऐसे दिए हैं, करुणा, प्रेम, दया, ये सब स्त्रियों में विशेष रूप से देखी गई हैं। तो उन सारे गुणों को प्लेटो एक तरह से इग्नोर कर देता है। चौथा पॉइंट है कि प्लेटो की अस्थायी और राज्य नियंत्रित विवादों की योजना भी पत्नी के संबंधों का आजीवन महत्व रहता है, और वह यह एक असंभव सी ही बात है कि स्त्री पुरुष केवल संभोग के लिए ही मिले और फिर अपनी अपनी राह चल दें। मतलब अजीब सी बात है, जो आप अभी अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, सोसाइटीज़ चेंज हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसे युग में भी हमारे बहुत सारे आप देख सकते हैं उदाहरण, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा लिविंग जैसी रिलेशनशिप बन रही है और वो सब है, लेकिन समाज में उसको भी बहुत अधिक तरह से मान्यता नहीं दी गई है। तो वो ये कहना कि केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री पुरुष मिलेंगे, तो ये बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष बहुत सारी चीज़ों से एक दूसरे से जुड़ते हैं, ना केवल शारीरिक ज़रूरत के माध्यम से। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वास्तव में प्लेटो न तो विवाह सूत्र के सच्चे स्वरूप को जान पाया और न ही उसने परिवार के नैतिक स्वरूप और आवश्यकता को ही समझा। उसने तो परिवार को ही ख़त्म कर दिया एक तरह से। ये बहुत बड़ी भूल हम कह सकते हैं प्लेटो की। फिर है, यह भी एक अव्यवहारिक धारणा थी कि व्यक्ति निजी संपत्ति ही नहीं रखे, राज्य द्वारा निर्मित बेरकों में ही भोजन करे। ये तो उसके साथ एक तरह से कैदियों और दासों का सा ही व्यवहार हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि निजी संपत्ति रखे ही नहीं, खाना भी वहाँ खाए जो सरकारी बेरक बने हुए हैं, बेरकों में खाना खाए। मतलब ये तो कैदियों जैसी हालत हो गई कि कैदियों के लिए एक मैस की व्यवस्था होती है और उनका एक टाइम निर्धारित होता है कि उस टाइम पे वो खाना लग जाएगा और कैदी सारे आके खाएंगे। तो उसी तरह से ये कह रहे हैं कि भी व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, तो जो राज्य व्यवस्था करेगा, खाना खाने की व्यवस्था करेगा, रहने की व्यवस्था करेगा, तो वो वहाँ पर उस तरह से ही जीवन यापन उसको करना होगा। तो ऐसा साम्यवाद असंतोष और अराजकता को ही जन्म देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटो की यह भी गंभीर त्रुटि है कि वह व्यक्ति के लिए उन सब बातों का निषेध कर देता है जो उसके चिंतन और कार्यक्षेत्र की तथा किसी भी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक परिस्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्त्रियों और बच्चों का साम्यवाद एक और सृष्टि से भी व्यावहारिक है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही शासक यौनाचार करे, यह भी संभव नहीं लगता। यानी कि केवल शासन के लिए ही वो संबंध बनाए, ऐसा बहुत हास्यास्पद सा लगता है। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो एक ऐसी व्यवस्था आएगी जिसमें परिवार बसाने लगेंगे। जब वे परिवार बसाने लगेंगे और दार्शनिकों द्वारा अपने बच्चों को पहचानने पर पक्षपात भी होगा, और इस प्रकार जो ध्येय प्लेटो ने रखे हैं वो प्राप्ति नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटो की साम्यवाद प्रजातांत्रिक न होकर अभिजनतांत्रिक है। अब ये क्या है? उसके राज्य में केवल दार्शनिक राजा रानियों को ही संपत्ति के निजी उपभोग की स्वीकृति होगी। जो दार्शनिक राजा होगा या दार्शनिक रानी होगी, केवल वो ही निजी संपत्ति का उपभोग कर सकेंगे, वहीं परिवार के साथ भी रह सकेंगे। उनके लिए थोड़ी सी ये छूट प्लेटो देते हैं। अतः उसका साम्यवाद केवल संरक्षक या शासक वर्ग या सैनिक वर्ग तक ही सीमित रह जाता है। इससे दो वर्ग उत्पन्न होकर रहेंगे, जिससे समाज तथा समानता की स्थापना में आघात आ सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की परिकल्पना की है, वह इस व्यवहारिक जगत में या हमारे इस वर्तमान युग में
खरा नहीं उतरता है। तो आपको ये प्लेटो का साम्यवाद बहुत बहुत अगर संक्षेप में हम कहें तो एक तरह से निजी संपत्ति या निजी परिवार या निजी स्त्री रखने का घोर विरोध करता है। तो आपको ये थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आप सभी को धन्यवाद।